जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 और आगे भी अगर आप प्रीलिम्स देना चाहते हैं तो हम जियोग्राफी का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ये पेपर 2025 का है, फिर हम 2024 का पेपर देखेंगे, 23 का, 22 का, यानी कि पिछले 5 वर्षों में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जियोग्राफी में, ये हम लोग देखेंगे। जिससे आपकी पढ़ाई, मैं बिल्कुल नहीं कहता सिर्फ ये पढ़ो, इनका उद्देश्य क्या है, जब आप पढ़ रहे हों तब आपको ये समझ में आए कि सर ये जो है ना, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। वहाँ पर आप उसको सर्किल करो, पी लिख दो, और जब आप रिवाइज़ करोगे तो पॉइंट्स आपके बने होंगे कि अच्छा हाँ, ये फ़ोकस्ड एरिया है, ये फ़ोकस्ड पॉइंट है, ये शब्द को ध्यान रखना है या इस पैराग्राफ को ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने पहले ही, आपने देखा है, हिस्ट्री जो है उसका ट्रेंड एनालिसिस किया, हज़ारों लोगों ने देखा, आपने भी देखा होगा। फिर हम लोग पॉलिटी का कर चुके हैं कल, आज हम जियोग्राफी का करेंगे, इसके बाद इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक और फिर करंट का भी देखेंगे कि करंट में कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप पूरी ईमानदारी से पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपकी जो ये 25-30 मिनट का जो भी बनेगा वीडियो, ये आपकी कई घंटों की मेहनत बचा देगा। अलग से नहीं पढ़ना है, जब आप पढ़ रहे हों तभी ध्यान रखें। हो सके तो एक पेज पर ये नोट्स बना लो कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है जियोग्राफी में। जैसे मैंने हिस्ट्री में आपको बताया था पी, पी, एल, एल, और क्या बताया था? टी, ऐसे बताए थे पॉइंट। वो आप याद रखोगे। जैसे वो उसमें पॉलिटी में मैंने राष्ट्रपति, मूलाधिकार और बताए थे। ऐसे ही इसके भी लिख लोगे तो जब पढ़ रहे होगे आप तो वो सामने रहेगा कि अच्छा हाँ, ये आ चुका है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। समझ गए? इसको स्मार्ट स्ट्रेटजी कहते हैं जो टॉपर्स करते हैं। और बाकी आप नए हैं तो विजिट करिए चैनल पर। ये रेड कलर जो देख रहे हो आप, ये हम करा चुके हैं, हिस्ट्री वाला है। देखो, असहयोग आंदोलन दिख रहा होगा, अशोक दिख रहा होगा। ये हमें जियोग्राफी का इस कलर से कर रखा है। चलिए पहले तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देश हैं। अब ये नाटो के पूछा है, तो मैंने इसमें क्यों शामिल कर लिया, क्योंकि कंट्री से संबंधित क्वेश्चन है, देश से संबंधित क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अ, नाटो में सम्मिलित, या कभी पूछ देगा आसियान में कौन से सम्मिलित हैं, या आपसे पूछ देगा ब्रिक्स में कौन से संबंधित हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो जो भी चर्चा में रहे संगठन, उसके देशों को, हाँ, अब 193 देश हैं किसी में, तो उसके नहीं याद रखने हैं। जैसे अभी मुझे याद आ रहा है, इसी पेपर में कहीं पूछा गया था, इंडोनेशिया शामिल हुआ है, किसमें शामिल हुआ है? तो ये करंट अफेयर्स में था, क्वेश्चन पूछ दिया गया। खैर, पहला क्वेश्चन मुख्य रूप से देखें तो ये है, एंडीज पर्वत श्रृंखला उपयुक्त देशों में कितने से होकर गुजरती है? तो पहला आपको समझ में आ गया कि सर, जितना जियोग्राफी इम्पोर्टेंट उतना ही मैपिंग इम्पोर्टेंट है। हालांकि जियोग्राफी के अंतर्गत ही आता है, लेकिन मैपिंग को आप एक अलग सब्जेक्ट के तरह पढ़ना शुरू कीजिए। पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री की मैपिंग, जो वर्ल्ड है पूरा उसकी मैपिंग, एक एक नदी, और हो सके तो नक्शा बना बना के पढ़िए। यहाँ ये है पूरा, यहाँ पे ब्राज़ील है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ से ये नदी निकलती है, ये मिलती है, यहाँ पर ये झील है, यहाँ पे रंडीज है। बनाकर पढ़ोगे बेहतर रहेगा। आप कहोगे तो ऐसी वीडियो हम साथ में रिवाइज़ कर सकते हैं। एक दिन उठा लिया नॉर्थ अमेरिका, 1 घंटे में रिवाइज़ कर लिया, ऐसे ही प्लेन मैप पर। आप भी मेरे साथ कर सकते हो, आप जो कहोगे वो होगा। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला किन देशों से निकलती है? अब आपने अगर ऐसे बनाया नहीं होगा, तो वो ध्यान नहीं रहेगा कि कौन से देशों से निकलती है, कौन से देशों से गुजरती है। ऐसे ही आप देखोगे, इससे पहले पूछ दिया था, लाल सागर में क्या कोई नदी मिलती है आकर इधर से इधर से? तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। कभी पूछ देगा डेन्यूब नदी कहाँ-कहाँ से निकलती है? समझ रहे हो? एक इधर चीन की तरफ मुझे याद है, 2022 या 23 में पूछा था। एक नदी जो म्यांमार की तरफ से निकलती है, वो किन देशों से होकर गुजरती है? ऐसे पूछ देगा नाइल नदी किन देशों से होकर गुजरती है? समझ रहे हो? तो पर्वत
नदी, ये 2 तो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, यहाँ देखो फिर से हाँ, झील भी उसमें लिखो, पर्वत, नदी, झील। निम्नलिखित जलाशयों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। तंगनीका झील, टोनले सैप झील, ऑटोस लेगून। भूमध्य रेखा इनमें कितनों में से होकर गुजरती है? अब देखो आपकी मैपिंग नहीं होगी तो रट के नहीं क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाओगे। आपका अब आपको पता हो भूमध्य रेखा, फिर पता हो किन देशों से होकर गुजरती है, ठीक है? किन देशों से होकर गुजरती है, फिर उन देशों में कौन सी झील कहाँ पर है। अगर आप इतना सब पता करोगे तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे, अन्यथा ये क्वेश्चन रटने से तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो अब ये देखो झील से क्वेश्चन पूछा, लेकिन सीधे नहीं पूछा कौन सा झील कौन से देश में है। इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है? तो आपको समझ में आया होगा कि सर मैपिंग आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं तंगनीका मेरे सामने मैप लगा है उसको देखूँ, तो तंगनीका के ऊपर से जाती है। यहाँ पे जो झील पड़ती है अगर देखें, तो वह विक्टोरिया झील से होकर निकलती है भूमध्य रेखा, ना कि तंगनीका। तो तंगनीका वाला तो कैंसिल हो गया। अब पाटोस लेगून और टोनले सैप झील कहाँ पर है, ये आपको पता करनी पड़ेगी। क्योंकि तंगनीका तो इम्पोर्टेंट है, ये तो कई बार पूछी गई है अलग-अलग एग्जाम्स में, ये तो नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ वो नहीं पढ़ लेनी है कि 1 घंटे में मैपिंग कंप्लीट। छोटी-छोटी नदियाँ भी पूछी जा रही हैं, छोटी-छोटी झील भी पूछी जा रही है। जैसे ही नाइजीरिया के पास में एक झील थी, वो सूख रही थी, तो 2022 या 23 में पूछा गया था कि ये कहाँ पर है, तो कौन सी सूख रही है, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। यानी कि 3 ये वर्ल्ड मैपिंग में आपको पर्वत, झील और नदी। झील का मतलब झील के अंतर्गत अरल सागर, खाड़ी, ये लैगून ये सब आएँगे, ठीक है? तो पहला तो पॉइंट ये आपको रटे होने चाहिए वर्ड के। यहाँ देखो 2022-23 के दौरान हल्दी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि हल्दी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये करंट अफेयर्स का है। लेकिन 22-23 के दौरान पूछा है, यानी कि ये कहीं न कहीं बजट या इकोनॉमिक सर्वे या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकता है। तो हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक, हल्दी कहाँ-कहाँ उत्पादित होती है? यानी कि जो बाद में डेटा आता है ना, दाल के टॉप 3 कौन-कौन से हैं, चावल के टॉप 3 कौन से हैं। प्रॉब्लम पता क्या है? आप लोग जो नया डेटा है, उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो। सर नया डेटा आएगा तब पढ़ेंगे क्योंकि बदल जाएगा। आप बताओ गेहूँ में अगर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, तो क्या लगता है अगली बार कौन होगा? अब गेहूँ में अगर यूपी नंबर 1 पे है, तो यूपी ही रहने वाला है, क्योंकि कुछ डेटा हैं जो चेंज होते रहते हैं। बाकी जो बने हैं वो बने हुए ही हैं। वही 3 कंट्री हैं जो ऊपर-नीचे होती रहती हैं चावल में, वही 3 कंट्री हैं जो हो सकता है दाल में ऊपर-नीचे होती रहती हों। आंध्र प्रदेश है जो सब्जी में होता हो शायद। तो आपको अभी से डेटा लिखकर तैयार करना है, क्योंकि क्वेश्चन अभी हम दिखाएँगे खनिज से भी। जो आप पढ़ते हो ना 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ लो, उसी से आते हैं। क्या ये क्वेश्चन उसमें है? तंगनीका झील उसमें है, ये उसमें है, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके दिमाग में यही डाल दिया गया कि बस वो, बस वो नहीं और भी पढ़ना है, ठीक है? आर्थिक भूगोल जैसे मैंने कल टॉपर्स आंसर राइटिंग आपको कराई थी, उसमें आपने देखा था सूती वस्त्र के बारे में पूरा क्वेश्चन था 20 नंबर का। आप कहाँ से लिखोगे? तो आप केवल 11th एनसीईआरटी ना करो, जैसे मैंने देखा सर 11th एनसीईआरटी करा दो जियोग्राफी की। भाई 10th भी है, 12th की भी है, 11th की भी है, तो ये दोनों कौन करेंगे? 12th की भी, तो आर्थिक भूगोल भी पढ़ना शुरू करो, सिर्फ वही मत पढ़ो, ठीक है? हाँ, ज़्यादा उसको पढ़ो। अब 4 बार अगर आपने 11th की एनसीईआरटी पढ़ी है, तो 12th की भी 2 बार पढ़ लो, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो हल्दी के उत्पादक कौन से हैं? कई बार दाल के पूछ देगा कोई, तो ये अभी से तैयार रखो। ऊपर-नीचे 1-2 हो सकते हैं, बिल्कुल कहानी नहीं गड़बड़ हो जाएगी कि यूपी गेहूँ में नहीं है और तमिलनाडु है, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो आप? थोड़ा-सा पहले से
तैयार रखो चीज़ें। सब कुछ फरवरी के बाद करोगे, सीसेट भी फरवरी के बाद, ये भी फरवरी के बाद, आफ़त आ जाती है दोस्त। महाद्वीपीय विस्थापन की घटना 11th एनसीईआरटी, ये बाकायदा लाइन बाय लाइन है, बाकायदा लाइन बाय लाइन। मैं 11th एनसीईआरटी को विरोध नहीं कर रहा, देखो ये लाइन बाय लाइन है, मैंने बताया, लेकिन उनके अलावा भी चीज़ें पढ़ो। जैसे मैं ही जब पढ़ता था तो 11th की एनसीईआरटी यार, मैंने 11th की एनसीईआरटी कम से कम 30 बार पढ़ी होगी। अब 12th की एनसीईआरटी 3 बार भी नहीं पढ़ी होगी। तो अब बताओ, मेरे जैसे तो आप लोग हो, हालाँकि मुझसे बेहतर हो, ठीक है? लेकिन अन्य भी किताबें पढ़ो। तो ये लाइन बाय लाइन है 11th क्लास की एनसीईआरटी से। मुझे पता भी है कि कहाँ पर लिखा हुआ है ये पूरा मसाला, ठीक है? वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विश्वती ध्रुवी 11th एनसीईआरटी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से वहाँ से हो जाएगा। मैं बता दूँगा लास्ट में 2-3 चीज़ें कहाँ से क्या करना है। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध समताप रेखाएँ, विषुवत रेखाएँ, महासागरों के ऊपर हवा, वही 11th एनसीईआरटी। हालाँकि अब की बार ये इस टाइप के क्वेश्चन बना के क्वेश्चन टफ किए गए थे। क्वेश्चन टफ नहीं थे, टॉपिक कठिन नहीं थे। वही टॉपिक हैं जो आते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति अब देखो, जियोग्राफी और पॉलिटी ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरे चैनल पर आप देखोगे इन्हीं 2 को मैंने स्टार्टिंग में एनसीईआरटी पढ़ाई, 6th 7th 8th में एनसीईआरटी पढ़ाई जियोग्राफी की और हिस्ट्री की और पॉलिटी की। तो अब इसको कठिन कैसे बनाएँ? जियोग्राफी में आप कठिन कैसे बनाओगे? तो वो पूछ दिया एंडीज़ पर्वत बताओ। सबको पता है दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन किन-किन जगह से जाती है? अब हो गया ना दिक्कत कि इक्वाडोर में थी कि नहीं थी? नहीं, कोलंबिया से चलती थी। नहीं, वेनेजुएला से चलती होगी, क्योंकि आपने उसका विजुअलाइज़ेशन उतना बढ़िया नहीं किया है। समझ रहे हो आप? अब तंगनीका झील, सबको पता है, तो उसके साथ 2 छोटी-छोटी चीज़ें डाल देगा, कि लो करके दिखाओ। समझ रहे हो आप? तो शॉर्टकट में नहीं पढ़ना है कि इम्पोर्टेंट पढ़ लिया खत्म कहानी। आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। मैप को खुद से, पूरा मैप मैंने कराई है मैपिंग, देखिए जाकर, किताब से कराई थी। लेकिन वही है ना, चलिए। शैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चाक एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है। मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य है। चाक सरंध्र, अब ये हिंदी वालों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, ऐसे शब्द आते हैं तो हिंदी वाले परेशान हो जाते हैं। पारगम्य शैल, मृत्तिका, सरंध्र, मृत्तिका बिल्कुल ही सरंध्र नहीं है। इसको समझो, फिर कथन, 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 और फिर कथन दोनों सही है, व्याख्या करते हैं, दोनों सही है, व्याख्या करते हैं। केवल एक लिटरली, जब आप मई की गर्मी में लखनऊ में सेंटर लगा हो आपका, समझ रहे हो, और ऐसा क्वेश्चन सामने आए, रिपीट रिपीट ऐसे क्वेश्चन आ जाए, उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो ये भी कुछ क्वेश्चन छोड़कर भी आने होते हैं, सारे नहीं करने होते हैं। वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। सर्वत्र वायुमंडल के द्वारा अवशोषित ट्रैप्ड ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। ये भी 11th एनसीईआरटी में आपको कहीं न कहीं कहानी मिल जाएगी। ठीक है, अब ये हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट कहाँ पर है। देखो एक पास में भी नहीं आते हैं। पहले हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन होंगे, फिर पॉलिटी के, कहीं इकोनॉमी बीच में आ जाएगा, कहीं एनवायरनमेंट बीच में आ जाएगा। अब देखो हम लोगों ने संविधान वाला पॉलिटी का किया था एनालिसिस। हमारे पास ये भी है क्वेश्चन बैंक, ठीक है? अभी इस पर भी देखेंगे, सिर्फ 2025 का देखकर नहीं बता देंगे। तो मैं कहता बस यही हूँ कि डीपली पढ़ो, ऊपर-ऊपर से मत पढ़ो। साइबेरिया में अनादिर और अलास्का में नून एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर है। लोग जानते हैं अनादिर सोमवार होता है। 11th एनसीईआरटी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकायदा फ़ोटो-वोटो बना है, बस आप वहाँ तक पहुँच पाएँ तो। मतलब जो मैंने पॉलिटी में बताया था वही मतलब। हम शुरू के 2-3 चैप्टर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो काम के नहीं है। फिर हमें क्लाइमेट में मज़ा आता है, क्लाइमेट हम 50 बार पढ़ेंगे। ओशियन में भी मज़ा आता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं 20-30 बार। जब हमें वो टेबल जो होती है ना, टेबल है AAS, AAM, आफ़त आ जाती है कि ये क्या है? ये कैसे याद होगा?
नहीं याद होगा, क्वेश्चन आया है उससे। फिर उसके पीछे ये जो कहानी है, वहाँ तक भी पहुँचते-पहुँचते अरे यार छोड़ो। जिस ऊर्जा के साथ स्टार्ट करो ना बुक को, उसी ऊर्जा के साथ एंड ना लिख के कंप्लीट लिखें, कंप्लीट करो, तब आपका यूपीएससी होगा। यहाँ तो बहुत स्टार्ट बढ़िया से होता है कि अरे 2 दिन में हम खत्म कर देंगे। यहाँ तक आते-आते 10% ही दिमाग काम करता है, खत्म हो जाए। बताओ ऐसा होता है कि नहीं? लास्ट के 2-3 चैप्टर कैसा लगता है? अरे बस थोड़ी देर और पढ़ो बस खत्म हो जाए। दिमाग में घुस नहीं रहा है उस समय। बस उसमें क्या है 2-3 चैप्टर बस मैं कह सकूँ कि हाँ, मैंने कंप्लीट कर लिया। सीरियसली बता रहा हूँ दोस्त, थोड़ा-सा हिंदी माध्यम वालों मेहनत करो। आत्मसम्मान तो हो गया हिस्ट्री का, यहाँ आओ। ये देखो, बोत्सवाना हीरा, चिली लिथियम, इंडोनेशिया निकेल। अब आप खुद डिसाइड कर लो 11th एनसीईआरटी के कितने आएँगे क्वेश्चन, अन्य से कितने आएँगे। हो सकता है 50% 11th एनसीईआरटी से आ जाएँ, लेकिन फिर 50% पढ़ना पड़ेगा। अब ये किस किताब में है? आपको आर्थिक भूगोल पढ़ना पड़ेगा, चाहे भारत का हो या विश्व का हो। क्षेत्र इटली, ये करंट अफेयर्स में रहा होगा, तभी क्वेश्चन आया है। मेलोर्का इटली में है। अब देखो ये कैसे पता चलेगा करंट अफेयर्स में? जैसे मुझे नहीं पता है, मुझे पता है यार इटली में कोई हाल-फिलहाल में घटना घटित नहीं हुई, स्पेन में भी कुछ नहीं हुआ, फ्रांस में भी कुछ नहीं हुआ, तीनों गलत हैं। क्योंकि ज़्यादातर घटनाएँ इज़राइल के आस-पास या फिर यूक्रेन के आस-पास घटित हो रही हैं। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, जो करंट की चीज़ें आती हैं। जैसे दक्षिणी सूडान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार या उससे पिछली बार। तो जहाँ समस्याएँ हैं, उसके क्षेत्र पूछे जाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ समस्याएँ हैं, वहाँ के क्षेत्र पूछे जाते हैं। तो जहाँ ये समस्याएँ हैं, करंट में वो आएँगे प्लेस, रट के रखो और अपने नोट्स बना के रखो, ठीक है? मृदा से भी क्वेश्चन आते हैं, सॉइल वाला भी चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे एनवायरनमेंट में पढ़ो, चाहे जियोग्राफी में पढ़ो, मृदा से रिलेटेड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आते हैं। तो बस इतना ही था। अब थोड़ा-सा हम यहाँ से आपको दिखा लेते हैं। देखो भारत का भूगोल 2023 में अमरकंटक पहाड़ी, बिलिगिरी रंगन पहाड़ी, शेषाचलम पहाड़ी पूछी गई। तो वहाँ भी पर्वत आपको मिल रहा था इंडीज़, यहाँ भी कहीं न कहीं पर्वत मिल रहे हैं, यानी कि भारत की मैपिंग भी बहुत ज़रूरी है। 2023 में एक क्वेश्चन आया, 2022 में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, गंडकीकोटा घाटी किन नदियों से निर्मित हुई है? सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कावेरी नदी कहाँ से बहती है, डीप पढ़ना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन पूछे गए 2022 में, इसीलिए 2021 में नहीं पूछा गया। नामचंवरवा, नंदा देवी, नोकरेक। इजी क्वेश्चन है, ये तो मैंने भी कराया है, जो मैंने कराई थी मैपिंग की क्लास इंडिया की। तो गढ़वाल में नामचंवरवा नहीं है, आप जानते हैं नामचंवरवा यहाँ पे जहाँ से यू टर्न लेती हैं भारत के अरुणाचल प्रदेश वाले में। तो ये आसान था, ठीक है। नंदा देवी कुमाऊं में है, ठीक है, ठीक है। सियाचिन हिमनद पूछ दिया गया। क्यों पूछा गया? आपको पता है क्यों पूछा गया होगा। वहाँ चीज़ें वैसे भी अव्यवस्थित रहती हैं, कुछ न कुछ होता रहता है। यानी कि भारत की भी मैपिंग आपको उतनी ही मजबूती से पढ़नी है जितनी वर्ल्ड मैपिंग पढ़नी है। आप यहाँ देखो बैरन द्वीप से पूछ दिया गया। फिर अभी बैरन द्वीप में करंट अफेयर्स में था। हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये क्वेश्चन कहीं रिपीट हुआ है। हाल-फिलहाल के मैंने एग्ज़ाम में देखा है इसको, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या आरओ-आरओ हो या पेट का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी, यूपीएससी में तो नहीं पूछा गया होगा, ये रिपीट हुआ है कहीं क्वेश्चन। ग्रेट निकोबार के सबसे निकट क्या है? मैपिंग। कार्डमम पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ मैंने सारी कराई हैं इंडियन मैपिंग वाली सीरीज़ में। हर एक आर्द्रभूमि, राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो नेशनल पार्क है, कोई चारा नहीं, याद करना ही पड़ेगा। तो याद कर लो ना, इंतज़ार कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे, फरवरी में पढ़ेंगे। भाई जो रटने वाला काम है, शुरू कर दो धीरे-धीरे।
उसको अलग तरीके से रटो। जैसे कुछ लोग बता देते हैं कि हिमाचल में पिन, सिम वो उस कहानी की तरह, समझ रहे हो ना आप? जैसे ईटा पर नाच पड़ा था, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूटन चैडविक। कुछ भी बनाओ लेकिन नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं और एलिफेंट रिजर्व हैं, सब रट डालो। आप आगे रहोगे एक कदम। जिनको 2027-28 में देना है, बात तो कर ही लें। यूनेस्को में जो हेरिटेज साइट्स हैं, खत्म करो। मत सोचो फरवरी। मेरी बात हमेशा याद आएगी जब आप फरवरी में होगे। फरवरी के बाद जब आप होगे ना, याद आएगी। संभाल ही नहीं संभल रहा, सी सेट, ये वो, करंट अफेयर्स, टेस्ट। हिमालय की यात्रा आप करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? अब देखो, अपवाह तंत्र यानी कि नदियां, पूरा क्वेश्चन का एनसीईआरटी 11th क्लास की जो बुक है उसमें चैप्टर ही है अपवाह तंत्र। हालांकि 9th में भी है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह वाली नदियां, धुआंधार जलप्रपात क्षेत्र, नदी। तो जलप्रपात भी पढ़ना है। हम क्या करते हैं, रिवर पढ़ लिया, मेन मेन वो भी, मेन मेन। माउंटेन पढ़ लिया, मेन मेन। जलप्रपात कौन पढ़ेगा? क्वेश्चन पूछा गया जलप्रपात का 2024 में, आधे धराशायी हो गया। सिर्फ जलप्रपात नहीं पूछे गए, वो किस क्षेत्र में है, वो किस नदी पे है। क्वेश्चन टफ बनाए जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा, वो भी बेचारे क्या करें। आप सब रिवर याद कर लोगे, सब माउंटेन याद कर लोगे, सब चीजें याद कर लोगे, तो वो क्या करेंगे? या तो वो और डीप में जाएंगे, या वो इस तरीके की चीजें बनाएंगे। अब देखो यहाँ, झेलम नदी फुलर झील से होकर गुजरती है। झेलम गुजरती है कि चेनाब गुजरती है? बताओ। कृष्णा नदी कोलेरू झील का भरण करती है। तो आपको मैपिंग करनी ही पड़ेगी मेरे दोस्त। आप जब बनाओगे तो वो बनाओगे उसके पास पास कौन कौन से शहर हैं, कौन सी झील है, उसका पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ का पानी जा रहा है, कौन सी नदियां मिल रही हैं, किन, सब कुछ। आप कागज ऐसे बनाओ, मैप उस पे बनाओ, शुरू करो। रटने से मैपिंग नहीं होती है। मैंने मैपिंग कराई है, अब देखो जाके, मैंने वहां बाकायदा बनाया है मैप खुद से, पढ़ाते समय, जिससे आप मोटिवेट हो कि खुद से बनाना है। मेरे सामने ना जाने कितने मैप लगे हुए हैं। मैं अभी, आप कहोगे तो 5 मिनट में इधर से सारी नदियां बहा दूंगा, और फिर उसकी ये भी बता दूंगा कौन सी बाएं से, कौन से साइड दाएं से। मैंने रटी नहीं है, मैंने बनाई है। आप देखो, 5 बार बना के देखो, देखें छठी बार आपको नहीं याद होगा। सिंधु नदी प्रणाली कौन लास्ट में मिलती है? इस पे बड़ा मतभेद भी हुआ था भाई, कौन सी है जो बाद में मिलती है, क्योंकि वो ऐसे आकर ऐसे आकर ऐसे आकर। अब क्या कहोगे कि ये वाली सीधे आई है, ये उसमें मिली है, या ये सीधे आई, ये उसमें मिली है? हालांकि सतलज पे ज्यादा लोग कह रहे थे सतलज ही होगा, और आंसर भी सतलज ही था, लेकिन डाउट था कई लोगों को। अब ये क्वेश्चन किसी को नहीं पता था कि ये इतना आसान क्वेश्चन। आप पढ़ते हो ना, 5 नदियां हैं। अब वो यही पूछ दीजिएगा कि लास्ट में कौन मिलती है जाकर। आसान क्वेश्चन लेकिन कंफ्यूजिंग। डीडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू किन के नाम है? देखो, टर्मिनोलॉजी हिस्ट्री में पूछ रहा था, यहाँ भी पूछ दिया। अब आपने, मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ, चारों नाम नहीं सुने होंगे। मैंने नहीं सुने थे। आप बताओ, चारों में से कितने नाम सुने हैं? तो टब बनाएगा तो कहाँ से बनाएगा? यही सब बनाएगा डीप। ये झील है, लवण झील। हम तो वही झील, चिल्का झील, सांवर झील, डल झील, लोकटक झील, बस। पांचवी झील ही नहीं पता। ठीक है। तो ये सब अब इसमें दे दिया, सांभर, पंचभद्रा। अब इन सबके नाम याद कर लो, जिसको एक भी नाम याद होगा वो सही कर ले जाएगा क्वेश्चन। इसीलिए 4 देता है कि अगर एक भी आपको याद है तो आप लगा लो आंसर। कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? कौन सी पूर्वी घाट से, कौन सी पश्चिमी घाट से? सुवर्ण रेखा आपने सुनी होगी, वंशधारा आपने सुनी होगी, नागावली, ब्राह्मणी, हो सकता ना सुनी हो। हिमनद, बंदरपूर से यमुना, यस। 12 सिगरी, चेनाब कहाँ से कौन सी निकलती है? वही है।
आप बनाओ यहाँ से ये नदी निकल रही है, इन राज्यों से प्रवाहित हो रही है, ये नदियाँ उसमें मिल रही हैं और इन नदियों में कोई इम्पोर्टेंट हो वो भी बना लो और इसके पास में कौन से शहर हैं और ये कहाँ मिल रही है, क्या चिल्का झील है इसके पास कि नहीं है, कौन सी झील है, सब कुछ। कहना तो इसका बढ़िया रिवीजन कराएंगे, बहुत मजा आता है पढ़ने में, आप करो तो उसको। कौन सी कृत्रिम झील है, तो सिर्फ यही नहीं पढ़ना है कौन सी झील कहाँ है, कृत्रिम है कि प्राकृतिक है। देखो ना कितना डीप पूछ रहा है। और हम लोग क्या है, वही 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो, वो जो यूट्यूब पे करा रहे हैं मैपिंग वो कर लो और बस हो गया। उस मैपिंग में इंपॉर्टेंट चीजें करा दी जाती हैं। अगर वो 4 घंटे बैठ के आपको झील कराएंगे आप नहीं पढ़ोगे, हम ही कराते हैं डीपली। नहीं पढ़ते हो आप, आपको तो बस 1 घंटे की वीडियो चाहिए, एक वीडियो 1 घंटे में सारा मैपिंग करा दो भारत का। आपको विश्वास हो गया कि मैंने मैपिंग कर ली, आंसर हुआ क्या, नहीं हुआ, फायदा क्या हुआ। उनके भी व्यू बन गए, आपको भी मजा आ गया कि अरे वाह मैंने मैपिंग कर ली। तो मैपिंग डीपली करो, ढंग से करो, आधा काम मैपिंग का ही है ज्योग्राफी में देखा जाए तो। है ना वो तीस्ता नदी, याद है ना, रंगित नदी क्या पढ़ा है, रंगित नदी तो चर्चा में भी रहती है तीस्ता के साथ साथ। ये तीनों नदी तो इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही होगी। कावेरी तुंगभद्रा सोन सब इम्पोर्टेंट है, पता ही होंगी। पंचधारा प्रणयता ये सब पता ही होंगी, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों है कि चारों हैं। अब इसको ही अगर आप पढ़ लोगे तो काफी यहाँ से ठीक हो जाएगा आंसर। बराक सुबनसिरी लोहित इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। नर्मदा इंपॉर्टेंट है, पता है, 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी होगा। ठीक है, अब जलवायु पे देखो, जलवायु पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कहा जाता है। इंडियन ओशियन डाइपोल हो गया, अल नीलो हो गया, ला नीना हो गया, क्वेश्चन आते हैं। उसके कॉन्सेप्ट एक बार यूट्यूब पे किसी से पढ़ लो, सर्च करोगे बहुत लोग मिल जाएंगे, एक नोट्स बना लो, बस खत्म। नेशनल पार्क क्या नया, कुछ नया नहीं है, आपको पता है सब क्या होता है इसमें, सब पता है, वही सब आता है। कौन सा क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए है, आपको पता है, मेवात आम के लिए तो नहीं होगा, कोरोमंडल में सोयाबीन तो आता ही नहीं। अब आपको कोरोमंडल की अगर आपको टेम्परेचर और रेनफॉल भी पता है, वो पर्वत एरिया है या प्लेन एरिया है क्या है ये भी पता है, और सोयाबीन कैसे कहाँ उगती है ये थोड़ा बहुत तो आइडिया है, तो आप बता दोगे कि नहीं होगा यहाँ। तो आपको क्षेत्र पता होने चाहिए। ये तो आसान है, 11th क्लास की एनसीईआरटी। अब यहाँ देखो, मेन ये है, वृक्षों पर विचार कीजिए और क्वेश्चन देखना कितने आए हैं। 2023 में क्वेश्चन मिला, कौन से पर्णपाती वृक्ष है, वहां तक हम जा ही नहीं पाते क्योंकि हमारा आधा जीवन क्लाइमेट में ही खत्म हो जाता है। क्योंकि पढ़ने में मजा आता है ना, बादल बनाओ, चक्रवात लाओ। मैं भी वही तैयारी कर रहा था जो आप कर रहे हैं। एक भाई पूछ रहा था तुम भी पढ़ लो, पढ़ चुका भाई, पढ़ाने के लिए पढ़ता हूँ, एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ रहा। तो कटहल, महुआ, सागौन, आपने कितने वृक्ष पढ़े हैं। वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर कौन सा आरोही अनुक्रम है। जो करंट अफेयर्स में भारत वन स्थित रिपोर्ट आती है, उसको भी आपको देखना चाहिए, क्वेश्चन बनते हैं। रवि वन से आया सागौन पे क्वेश्चन, सागौन पे क्वेश्चन मिला, सागौन पे अलग से पूरा क्वेश्चन था, वहां भी सागौन पूछा गया। मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदा वन पे पूछे जा रहे हैं नहीं क्वेश्चन। जो 3 क्वेश्चन पूछे गए 2015 में, 2015 में 1 2 3 क्वेश्चन पूछे गए, और आप इसको लाइटली लेते हो ना। आपके दिमाग में वृक्षों को पढ़ना है ये ज्यादा याद रहता है, या रिवर्स को पढ़ना है ये ज्यादा याद रहता है। रिवर्स ज्यादा याद रहती है, वृक्ष पे उतना ध्यान नहीं जाता, क्यों नहीं जाता। 3 क्वेश्चन किसी समय पूछ देगा फिर। यहाँ भी पादप वृक्ष, मृदा, मृदा भी कभी कभी पूछ दी जाती है, एनसीईआरटी में है।
कौन सी क्लास में है ये आपको देखना पड़ेगा, शायद 10th क्लास की एनसीईआरटी में है, बढ़िया से चैप्टर सॉइल का। ये करंट अफेयर्स में अगर कुछ रहता है तब भी आ जाता है। कृषि पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआर एनसीईआरटी जियोग्राफी का मतलब 11th एनसीईआरटी नहीं है, उसके बियॉन्ड भी चीज़ें हैं। कृषि एक बड़ा फैक्टर है। अब कृषि को आप इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं, जियोग्राफी से जोड़ सकते हैं, दोनों जगह है। और कृषि के करंट अफेयर्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये चाय उत्पादक राज्य पूछा गया, 2025 में हल्दी पे क्वेश्चन पूछा गया और 2022 में आपको चाय के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। धान गहनता प्रणाली पूछी गई, आपको पर्माकल्चर पूछा गया। मोरिंगा इमली का पेड़, मोरिंगा। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या आप कर सकते हो? आपने जो तैयारी की है ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या? कहाँ से होगा ये? कुछ लोगों को अगर लग रहा हो कि डिमोटिवेट कर रहा हूँ तो नवंबर दिसंबर में जितना डिमोटिवेट हो लो उतना बढ़िया है, उतना बढ़िया पढ़ लोगे। क्यों? क्योंकि फिर आगे जाकर तैयारी ही करनी, रिवीजन ही करना है। अभी नवंबर दिसंबर जनवरी तक जितना समेट पाओ, जितना नोट्स बना पाओ, अभी अगर आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए तो फायदा रहेगा, क्योंकि आपकी और ज्यादा मेहनत निकल आएगी कि भाई और मेहनत करनी है, अभी मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ। अगर मैं आपको अभी केवल 11th एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन दिखा दूं और रिवर्स वगैरह दिखा दूं माउंटेन की, अरे बस ब्रह्मपुत्र रिवर सिंधु यही पूछी जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ यार, मुझे तो सब आता है। कुछ कहेगा भी कितने घंटे पढ़ो, बस 8 घंटे, क्यों, मुझे सब आता है, मैंने पीवाईक्यू देखे हैं। अब इसी वीडियो में मैं ज्यादा व्यूज के लिए आपको बस इंपॉर्टेंट चीजें भी दिखा सकता था, 4-5 ले आता, तो सिंधु घाटी वाला था क्वेश्चन ले आता, आपको कावेरी वाला क्वेश्चन ले आता, और कुछ जो क्वेश्चन दिखाए वो 10 क्वेश्चन ले आता और आपको दिखा देता कि देखो 11th की एनसीईआरटी और ये मैपिंग। अब मैपिंग मैंने करा रखी है, 11th की एनसीईआरटी में कराने जा रहा हूँ, बस हो जाएगा आपका। आप भी खुश, मैं भी खुश, लेकिन वही मेरे अंदर है नहीं। आप मुझे कुछ भी बोलो, मैं तो सच्चाई ही बताऊंगा, आपको झकझोर के रख दूंगा कि बेटा उठो, सोना बंद कर दो। ठीक है। न्यूनतम जल दक्ष फसल कौन सी है? गन्ना तो नहीं है, गन्ना ही है। अगर यहाँ धान होता तो कौन सा लगाते, गन्ना या धान? गन्ना लगाते या धान लगाते? धान और गन्ना में कौन सा न्यूनतम है? न्यूनतम जल दक्ष का मतलब पानी जिसमें ज्यादा यूज होता है। फर्टिगेशन पे क्वेश्चन पूछा गया। तो इन इकोनॉमी, सॉरी जियोग्राफी में अब देखो 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन कब आए हैं? ये 7 क्वेश्चन 2020 में, जब पेपर टफ होता है। अब 7 क्वेश्चन जियोग्राफी में पूछ दिए जाएं कृषि से, तब आप बताओ, हालत खराब होगी ना। शून्य जुताई, जीरो, और ये मेंस का भी टॉपिक है सब। ये कृषि वाला क्वेश्चन वहां भी बढ़िया आते हैं। गन्ने की खेती पे दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, उड़द की खेती पे क्वेश्चन पूछा गया, दाल पे, वर्टिकल फार्मिंग पे क्वेश्चन, पद्धतियों पे क्वेश्चन, धान पे, ज्वार पे, कपास, गन्ना, फिर से देखो निरंतर घटा है। तो फैक्ट भी पूछे जाते हैं जो लास्ट में आता है वहां से। तो आपको पूरा एक विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ मैराथन देख के नहीं होने वाला है प्रीलिम्स। ठीक है। प्रीलिम्स इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं। हमें लगता है कि बस वही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ लो। और उससे में नीम कोटेड यूरिया की बात चल रही थी, नई गवर्नमेंट आई थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछ दिया गया होगा। गन्ना पे कितने क्वेश्चन है आप देखो, बार बार गन्ना आ रहा है। कौन सी खरीफ की फसलें, ये तो बहुत पुराना है, आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे। लोबिया पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। खनिज ऊर्जा संसाधन देख लो कितने क्वेश्चन पूछे। तो सिर्फ क्लाइमेट नहीं है जियोग्राफी का मतलब,
आर्थिक भूगोल पर भी मेहनत करिए, वहाँ रटनी पड़ती हैं चीज़ें, तो आप नहीं करते हो उसे। यूरेनियम निक्षेप पे क्वेश्चन, इल्मेनाइट, अब नाम बताओ इसका, इन दोनों का नाम बताओ ज़रा। इल्मेनाइट, रूटाइल, किसने किसने सुना है? इल्मेनाइट और रूटाइल किसके समृद्ध स्रोत हैं? कोयला पे क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, तो पता ही होगा आपको। करंट अफेयर्स से था ये क्वेश्चन। भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टी परियोजना है गोवा में, तो ये भी गलत था। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क भी गलत था। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो केरल का बना था, क्या नाम था उसका? यहाँ लिखा होगा, इम्पोर्टेंट था। इसका नाम भी कुछ रख के दिया गया था, इम्पोर्टेंट था। कोयला तो कई बार पूछा गया है, कोयला कंट्रोलर, कोयला ये, कोयला वो। कोयला तो मतलब बहुत बार। अब देखो मोनोजाइट, अभी ऊपर यूरेनियम पूछा गया था, यहाँ मोनोजाइट पे पूछ दिया गया, थोरियम पे पूछ दिया गया। खनिज भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ देखो कितने नाम आपने सुने हैं, बेंटोनाइट, काइनाइट, सिलिमेनाइट, क्रोमाइट। कोयला पे तो क्वेश्चन बार बार पूछा गया, कोयला तो मतलब है ही इम्पोर्टेंट। सेल गैस कहाँ मिलती है? आयात, इस्पात में किसको हम आयात करते हैं? फिर देखो कोयला, और ये भी क्वेश्चन कोयला ऐसे ही था, इसका सी आंसर है कोकिंग कोयला। फिर देखो कोयला, आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि कोयला कितना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। फिर देखो कोयला, अब जल संसाधन पर आ जाओ। यहाँ मैंग्रोव पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है, घाट प्रवाह गांधी सागर कौन से राज्य में है? सिंपल क्वेश्चन है, कौन से राज्य में है? झीलों की जलों की मात्रा, हिमछद, हिमनद, ड्रिप सिंचाई पद्धति। अब ये कृषि का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ सिंचाई से संबंधित है तो यहाँ दे दिया। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, करंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रजातीय एवं जनजातीय, हल्बी हो कोई, हाँ किससे संबंधित है? तो जनजातीय भाषाएं हैं, तो ये भी आता है ज्योग्राफी में। चांगपा समुदाय, ये भी जनजाति, अब कभी ही कभार पूछी गई, लेकिन पूछी जा सकती है ना। परिवहन भी एक टॉपिक है ज्योग्राफी में, जिसमें पोर्ट पूछ दिया गया। मुंद्रा पोर्ट कितना चर्चा में था, क्योंकि अडानी को दिया गया था, निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन। देखो दो क्वेश्चन पूछ दिए गए इसमें, कनेक्टिविटी परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज और ये सब थाईलैंड वाला, इससे पहले 2017 में पूछा गया था, 2016 में भी पूछा गया था। तो करंट में जो चीजें रहती हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा किसके समीप है? कौन से देशांतर पर? हालांकि अब ये क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, लेकिन यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, कब वो कॉपी पेस्ट ही मार देगी। मतलब जब हम लोग देशांतर और अक्षांश पढ़ते हैं, तो दिल्ली के देशांतर पर कौन सा है? ठीक है, जैसे देशांतर ऐसे ऐसे हैं, अक्षांश ऐसे ऐसे हैं। तो मान लो दिल्ली यहाँ पर है, तो इसके सीध में यहाँ यहाँ पे कौन कौन से शहर हैं? तो यहाँ पे बेंगलुरु जो है वह दिल्ली के सीध में पड़ता है। अब देखो विश्व का भूगोल, पम ब्रह्मांड एवं सौरमंडल कौन सी गैस है? तो 11th क्लास की एनसीईआरटी से हो ही जाएगा। कोरियालिस बॉल 11th क्लास की एनसीईआरटी। 21 जून 11th क्लास की एनसीईआरटी, 11th क्लास की एनसीईआरटी। निहारिका, पल्सर, सेफीड। समस्या पता क्या है? कुछ दो हो सकता है 11th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया हो, तीसरा ना दिया गया हो। तो अब ये क्वेश्चन 2022 में पूछा था, पहली बार इतना लंबा क्वेश्चन, सबकी हालत खराब हो गई थी भाई। 7 ऑप्शन, सौर प्रजाल पे क्वेश्चन था, लेकिन इसमें वर्ल्ड मैपिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ज्वालामुखी उद्गार के उत्पाद कौन कौन से हैं? ये तो सब 11th क्लास की एनसीईआरटी, और मैं कहूँगा 11th ना पढ़ो, 6 to 12 पढ़ो। 6 में क्या करो, पहली बार में ही पढ़कर आप हाईलाइट वगैरह कर लो या नोट्स बना लो, क्योंकि 6th 7th से भी क्वेश्चन आते हैं।
इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, इनको डिनाई नहीं कर सकते आप। तो भले ही आप इनको पढ़ के नोट्स बना लो या हाइलाइट कर लो, कुछ भी कर लो, मैंने कराई भी है, आप जा कर के मैराथन देख सकते हो, ठीक है? 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। और इसमें काफ़ी इसमें ये नहीं कह सकते ना कि ये इम्पोर्टेंट है। जब आपको कहा पूछा जाए कि सर ये बता दो मुझे सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है? तो सभी कहेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी और मैपिंग। ये उनको पढ़ना है जिनको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा क्या पढूँ? 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, क्योंकि अभी उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि हो सकता है 2026 में या 27 में कुछ और पैटर्न आ जाए। ये वो है जो अभी तक का पैटर्न चल रहा है। यूपीएससी है वो जानती है, वो समझ गई कि अच्छा 11th क्लास की एनसीईआरटी, अब तो हम वो देंगे जो इसमें नहीं है। कोई ईगो पे ले ले तो क्या ही करोगे? गतिक परिवर्तन, 2, 7, 6 स्टेटमेंट, जलवायु एवं जलवायु प्रदेश, तो ये सब 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है? अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास समय है। तो आप सिर्फ 11th क्लास की एनसीईआरटी प्लस मैपिंग तक सीमित ना रहो। अभी आप थोड़ा-सा खनिज वाला रटना शुरू करो, थोड़ा-सा नेशनल पार्क और रिवर्स भी वो नहीं जो इम्पोर्टेंट है बस। थोड़ा-सा और पढ़ो, पीवाईक्यू लगाओ जिससे आपको बार-बार पता चलेगा कि क्या पूछना चाहता है। चिट प्रवाह पे क्वेश्चन है, हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट देखो, मेघ आच्छादित रात में उसकी बूंदें क्यों नहीं बनती? अब पढ़ने से तो नहीं होगा ना, कॉन्सेप्चुअल भी क्लियरिटी होनी चाहिए। ये देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछने की यूपीएससी में परंपरा बहुत ज़्यादा रही है। और पूरा कहानी देगा, पूछेगा ये किस क्षेत्र की बात हो रही है। भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र की भी पूछी गई थी। यहाँ पे विषुवत के बारे में पूछा गया है। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ो तो डीप पढ़ो, सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है उसको। अब देखो ये इस टाइप के कहानी दे देगा, पूछेगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। जलवायु चरम है, वर्षा कम है, लोग जलवासी पशुचारक होते हैं। जलवासी पशुचारक, पशुओं को चराने वाले, किस क्षेत्र की बात हो रही है? तो मध्य एशियाई स्टेप की बात हो रही है। उसी चैप्टर की जो 11th क्लास के अंत में दिए गए हैं, जहाँ तक पहुँचना बहुत मेहनत की काम बात होती है। जैसे हम पॉलिटी पढ़ते हैं, मूल अधिकार वगैरह सब अच्छे से पढ़ते जाते हैं, जब पहुँचते हैं गैर संवैधानिक संस्थानों पर या पंचायत से ही समस्या शुरू हो जाती है कि खत्म हो जल्दी, खत्म हो जल्दी, ठीक है? सवाना प्रदेश, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। समुद्र विज्ञान सुमेट पाइपलाइन यूरोप को जाने वाली करंट अफेयर्स के चक्कर में ये पूछ दिया गया था, यहाँ से जाती है। लिवेंट क्या है? ग्लोबल ओशन कमीशन के बारे में पूछ दिया गया। तो काफ़ी क्वेश्चन अलग से भी पूछे जाते हैं, तो आपको पीवाईक्यू बैठकर ध्यान से देखना है और लगाना है कि मुझे आता है कि नहीं आता है। बाकी 11th क्लास की एनसीईआरटी तो है ही इम्पोर्टेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रवाल भित्तियाँ, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र कौन-सा है? उष्ण शीत, जहाँ गर्म और ठंडी धाराएँ मिलती हैं, जैसे आप देखोगे कनाडा के पास लेब्राडोर सागर है, तो वहाँ ऊपर से लेब्राडोर और नीचे से गल्फ धारा जाती है, तो वो मिलती है, वहाँ पे बढ़िया मछली उत्पादन होता है। आप ऐसे ही चीन की तरफ देखोगे, चीन की इस साइड में बढ़िया मछली पालन होता है। प्रादेशिक भूगोल, कनाडा वगैरह किन्हीं 2 देशों की सबसे मध्य लंबी, अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने टिक करके सही आया था। क्यों? आप इतना इमेजिन ही नहीं करते मैप को कि किस से सीमा ज़्यादा है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है यूपीएससी। अब इसको कैसे आप करोगे? अब आपने बताओ, आपने क्या इस क्वेश्चन से पहले सब देशों की सीमाओं को अध्ययन किया था? तो यहाँ छोटा-मोटा नहीं था। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको लगेगा हाँ, ज़्यादा है। फिर आप देखोगे चिली, अर्जेंटीना, फिर आप कहोगे यार चिली तो इतना लंबा-चौड़ा है, उसके साथ अर्जेंटीना भी है, तो ये ज़्यादा होगा। तब तक चीन, भारत आ जाएगा।
फिर आपको याद आएगा यार चीन तो इधर भी है, इधर भी है। फिर कजाकिस्तान रसियन फेडरेशन आ जाएगा। फिर आपको कजाकिस्तान तो पूरा ऐसे-ऐसे है, कौन-सा है? मैं तो यही लगा कर आया था क्योंकि मुझे पता है इधर अमेरिका वाला ये पूरा है और फिर ऊपर ऊपर मेन बात पता क्या है? अलास्का इतना ही नहीं है, ऐसे-ऐसे पट्टी आती है नीचे तक, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। तो मुझे वो इमेजिन हो गया था, तभी मैं कहता हूँ विजुअलाइज़ेशन करो मैप को। वो नदी यहाँ से बह रही है, कौन-कौन से देश आ रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई झील है, तो उसके साथ कौन-सी रेखा जा रही है। विजुअलाइज़ करोगे तभी चीज़ें और साहेल क्षेत्र पूछा गया था, चर्चा में था, इम्पोर्टेंट था, पूछ दिया गया। कोको उत्पादक के रूप में कौन से विख्यात हैं? अफ्रीका से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साहेल क्षेत्र भी अफ्रीका का था, ये भी अफ्रीका का था। उत्तरी समुद्र के साथ कौन सीमा साझा करता है? अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से गया था, अफ़गानिस्तान से कौन से देश सीमा साझा करते हैं क्वेश्चन पूछा गया। यूक्रेन में समस्याएँ थी, यूक्रेन से कौन से देश सीमा साझा करते हैं क्वेश्चन पूछा गया। कांगो बेसिन का कौन-सा भाग है? तो आप देखो मैपिंग डीपली करनी पड़ेगी, कांगो बेसिन का कौन-सा भाग है? आपको कांगो बेसिन अगर पता है तो आप लगा लोगे। यूक्रेन की सीमा यही जो मैंने बताया यूक्रेन की सीमा, आधे लोग इसमें धराशायी हो गए थे। कौन से राज्य तुर्की राज्यों के संगठन सदस्य हैं? जैसे अभी नाटो का पूछा गया ना, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन कराया था, कौन से नाटो में संबंधित है? तो यहाँ पूछा गया था तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य कौन से हैं? तुर्की राज्यों का संगठन है, उसको भी पढ़ना है आपको। ये देखो ये क्षेत्र वाला जो मैंने आपको वो क्षेत्र वाला क्वेश्चन कराया था, यहाँ क्षेत्र वाला पूछा गया था कि हाल ही में समाचार में रहे, क्यों रहे? चार्ट में क्या हुआ था? चीन ने स्थायी बेस बनाया क्या? गिनी ने संविधान सरकार लंबन किया क्या? ये आर्थिक मंदी और अफ्रीका में ज़्यादातर चीज़ें होती रहती हैं, तो क्वेश्चन वहाँ से काफ़ी बनने लगते हैं। ये अफ़गानिस्तान से जब अमेरिका रातों-रात भाग गया था या कहूँ तो छोड़ के चला गया था अफ़गानिस्तान को, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबको पता था आएगा। ये देखो समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र अनातोलिया, तुर्की, अमारा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपकी फिर आएगा, कौन-सी नदी किसमें जाकर मिलती है? काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं 4 क्वेश्चन भी पूछ दिए गए सोचो। फिर वही समाचारों में उल्लिखित शहर। अब मैं क्या करता यही वाले 3-4 उठा के लाता देखो, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र इन देशों में है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये 10 साल में 3-4 पूछे गए हैं। तो आप अभी ध्यान रखो अभी, पूरा अच्छे से पढ़ाई करो। जब आएगा फरवरी-मार्च मैं फिर बताऊँगा कि या अप्रैल में कि बेटा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये तो रट ही लो। 2 तरीके से तैयारी होती है, एक पूरी तैयारी और एक फिर कतई खत्म कर डालो उसको क्योंकि वो तो आता ही आता है। तो अभी आपको 100% की तैयारी करनी है। 100% नहीं तो 90% तो करो ही तो करो तैयारी क्योंकि 100% करोगे, तब उसमें से आपको 40% मिलेगा। बाकी 20% अपने आप से देना पड़ेगा दिमाग लगाकर वहाँ। कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र फिर से देखो क्वेश्चन। भूमध्य सागर से कौन-सी सीमा साझा होती है? नगरों की स्थिति उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब। टर्की किनके मध्य स्थित है? भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। देखो ये 2015 में भूमध्य सागर पूछा गया, जस्ट 2017 में भूमध्य सागर पूछ दिया गया। और आर्कटिक काउंसिल के सदस्य कौन से हैं? और ये फिर से क्वेश्चन बन सकता है, मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है आर्कटिक काउंसिल से। नाटो काउंसिल, आर्कटिक काउंसिल, कौन सा पठार कहाँ है? फिर देखो समाचारों में चर्चित और ये 2025 में भी पूछा गया समाचारों में चर्चित। तो आपको याद करना चाहिए अगर समाचार में रहते हैं प्लेस। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मैंने कराया था शॉर्ट में कभी 2 साल पहले। पाम ऑयल पे क्वेश्चन पूछा गया, जो कि हम बहुत आयात कर रहे थे।
अभी भी कर रहे होंगे। जनसंख्या नगरीकरण पर क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन सबको हिला दिया, क्योंकि सबको पता था कि जापान और दक्षिण कोरिया तो है ही। इटली का कहीं रेयर आया होगा एक न्यूज में, तो कुछ कम लोगों को पता था, तो ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूजन थी, लेकिन आंसर इटली, जापान, दक्षिण अफ्रीका तीनों दिए गए थे। क्योंकि काफ़ी यूरोप देश हैं जहाँ भी ऐसी समस्याएं हैं। ये पूछा गया था बीड़ी बीड़ी, सूडान वाला जो मैं बोल रहा था, दक्षिणी सूडान। तो ये भी चर्चा में था। चर्चा में जो क्षेत्र हैं वह क्यों चर्चा में है, कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर पूछना हो तो मेन है 11th एनसीईआरटी, मैपिंग, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स। ये है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला मैटर। इनको तो घोल के पी जाना है। बाकी आपको 6 to 12th पढ़ना है। आर्थिक भूगोल भी बढ़िया से पढ़ना है। जो खनिज वाला डेटा है, जो कृषि वाला डेटा है, जो सॉइल है, जो आपको मैपिंग भी करनी है, उसमें भी थोड़ा डीप जा करके पढ़ना है। तो ये आपको थोड़ा अभी ध्यान देना पड़ेगा। तो कौन सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि भाई थोड़ा सा समग्रता से अभी पढ़ लो। चक्कर में अभी ना पड़ो इन वीडियोज के कि बस हमें 2 पॉइंट बता दो, 4 पॉइंट बता दो। हिस्ट्री में बताने वाला था, हिस्ट्री में मैंने बताया। पॉलिटी में मैंने ऐसे ही बताया आपको कि विस्तार से पूरा पढ़ो, और मेन मेन क्या है तो वही मूल अधिकार, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, संसद और संवैधानिक आयोग और डीपीएसपी, वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी पूरे पढ़ो, बस इनको पढ़ते समय ध्यान रखो। कुछ लोगों के मन में होगा क्यों बनाया वीडियो, तो पूरा पढ़ो, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो खनिज तो उसको थोड़ा ध्यान रखो। जब आप पढ़ रहे होगे रिवर्स तो उसको थोड़ा ध्यान रखो। चाहे आप इनमें से कोई टॉपिक कहते हैं तो मैं पढ़ा भी दूंगा, समझा भी दूंगा। टॉपिक जरूरी है नाम से जो सीरीज चल रही है उसमें। जय हिंद, जय भारत।